ऑलराइट, ये सेशन नंबर 3 है अपना 8 में से 100, और इसके बाद में और 5 सेशंस होंगे। तो भी ये सेशन नंबर 3 में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग ये टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट सेटिंग्स क्या होने वाली है अपनी, उसके बाद में कैंडलस्टिक्स और उसके टाइप्स, गैप्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, और फाइनली इंपॉर्टेंस ऑफ डोजी। ओके, तो ये 6 टॉपिक्स आज अपन कवर करेंगे वेरी क्रिस्प मैनर में, एकदम फोकस मैनर में, ताकि आपको एकदम सटीक तरीके से समझे ये एग्जैक्टली चीजें होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। ओके, टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो ये पहले सबसे पहले जान लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में ये इमोशनल एनालिसिस है। ओके, क्योंकि मार्केट ऊपर या नीचे जाता है वो हमारे ह्यूमन के इमोशंस के तरह, और इमोशंस कौन से हैं? फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस मार्केट को ऊपर नीचे चलाते हैं। अब ये इमोशंस को अगर हम लोग चार्ट पे या फिर एक इस पे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, तो उस इमोशंस के ऊपर अपन जो एनालिसिस कर सकते हैं उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ओके, तो इसकी इजाद कहां से हुई थी? एक जापानीज ट्रेडर था। ओके, एक जापानीज राइस ट्रेडर था। उसने कुछ 1700 सदी में कुछ तो उन्होंने इजाद किया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस अगर अगर मैं इस तरीके से ह्यूमन ये प्राइजेस जो ऊपर नीचे होती है उसको अगर मैं चार्ट्स पे डालूं, और चार्ट्स पे डालने के बाद में उसके ऊपर मैं अगर एनालिसिस करूं, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आने वाले राइस का भाव कहां पे जा सकता है, ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। उसके बाद में वो टेक्निकल एनालिसिस जो है फिर हर वेस्टर्न कंट्रीज में आई, और ओवरऑल अभी एज ऑफ नाउ सब जगह पे पॉपुलर हुई है। अलॉन्ग विथ फंडामेंटल एनालिसिस आज के तारीख में सब लोग ज्यादा से ज्यादा, जितने भी बड़े इन्वेस्टर है, जितने भी बड़े फंड्स है, वो टेक्निकल एनालिसिस की मदद जरूर लेते हैं। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस का मेन टूल क्या है? चार्ट्स। अपने को टेक्निकल एनालिसिस का अध्ययन करना है तो अपने को चार्टिंग टूल अपने पास में होना जरूरी है। ओके, और कुछ भी अलग टूल लगते नहीं है, कोई भी, बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, जैसे charting.com का टूल अवेलेबल है, investing.com का टूल अवेलेबल है, फिर आपका ब्रोकर भी आपके चार्ट्स देता है। तो ये इस तरीके से अलग अलग ये चार्ट्स अवेलेबल है, और चार्ट्स का अध्ययन करने से हम लोग को समझ में आता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और अकॉर्डिंगली जो ऊपर चलने वाले स्टॉक में हम लोग बाय कर सकते हैं, और नीचे चलने वाले स्टॉक में अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो उसमें से हम लोग एग्जिट मार सकते हैं। ओके, तो ये है टेक्निकल एनालिसिस एकदम सिंपल भाषा में बताने के लिए। अभी हम लोग चेक करेंगे कि चार्ट की सेटिंग्स क्या रखनी है। ओके, चार्ट्स की सेटिंग्स के लिए आपको दिखेगा, मैं charting.com ही यूज करूंगा एज ऑफ नाउ, charting.com ओपन करता हूं। ओके, तो यहां पे जाके लेट्स से मैं निफ्टी खोलता हूं। चार्ट सेटिंग्स करने के लिए हम लोग के पास में ये 3 चीजें, पीरियड, रेंज और टाइप। ठीक है, ये 3 चीजें अवेलेबल है। तो इसमें से टाइप है ना, हमेशा कैंडलस्टिक ही होगा। और भी अलग अलग तरह के कैंडलस्टिक, अलग अलग तरह के है जो दिखाते हैं प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है या उस दिन एक्शन क्या था, मगर हम लोग कैंडलस्टिक ही यूज करेंगे क्योंकि वो सबसे इजी है पढ़ने के लिए। बाकी के इतने कुछ हम लोग यूज नहीं करें। हाइकेनाशी हम लोग एक तरीके से यूज करते हैं, वो आगे चल के हम लोग की जब डिप बाय स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तभी अपन हाइकेनाशी के बारे में भी थोड़ा उसमें सीख लेंगे किस तरीके से वो यूज की जाती है हम लोग। मगर मेजर एनालिसिस जो भी होंगे हम लोग चार्ट कैंडलस्टिक का ही यूज करेंगे। तो ये टाइप है ना, ये हमेशा कॉमन ही रहेगा, वो होगा कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक यानी क्या? ये बनी है ना एक पर्टिकुलर थिंग मोमबत्ती जैसी, सिंस वो मोमबत्ती कैसी दिखती है इसलिए उसको कैंडलस्टिक बोला जाता है। ओके, इसके बाद में पीरियड। ओके, पीरियड इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे 3 मंथ्स। ओके, ये 3 मंथ्स क्या है? ये जो टाइम फ्रेम है ना, लेफ्ट टू राइट ये कितना है? वो 3 महीने का हम लोग ने सेट किया है चार्ट पे। ओके, वो है पीरियड। फिर सेकेंड थिंग आती है रेंज। रेंज एज ऑफ नाउ मैं अभी सेट करता हूं इसको डेली। रेंज मतलब क्या? ये एक दिन की कैंडल जो बनी, एक कैंडल जो बनी है वो कितना टाइम की है, यानी ये एक दिन की एक कैंडल बनी है। ओके, वो बोलता है रेंज, और टाइप तो एनीवेज कैंडलस्टिक्स है। ऑलराइट, तो हमारे सेटिंग के लिए, चार्ट सेटिंग के लिए हम लोग 3 तरीके की चार्ट सेटिंग्स करते हैं, 3 अलग परसेंटेज गेन्स के लिए।
अगर हम लोग को 10 से 20% का गेन चाहिए, मुनाफा चाहिए, 10 से 20% का मुनाफा एक लाइफ से, अगर हम लोग को एक 1 से 10 दिन में चाहिए, तो फिर उसकी जो एनालिसिस करेंगे, उसको उसके ऊपर जो एनालिसिस करने हैं हम लोग को, वो हम लोग 3 मंथ्स और डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। ओके। इसके बाद में अगर हम लोग को 20% से 50% पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है एक महीने के दौरान, ओके, तो फिर उसके लिए हम लोग की सेटिंग होगी, पीरियड को चेंज करेंगे हम लोग 1 ईयर। ओके, यानी ये पूरा चार्ट लेफ्ट टू राइट है, 1 साल का चार्ट दिख रहा है। और फिर रेंज को चेंज करेंगे वीकली। अगर इस चार्ट पे हम लोग वही एनालिसिस जो सीखने वाले हैं, उसकी वो सेम एनालिसिस का अध्ययन ये वाले चार्ट पे करेंगे, तो हम लोग को 20 से 50% का गेन मिलेगा। वो जो भी ट्रेड्स लेंगे उसमें मिल सकता है, और एक एक महीने की कालावधि के अंदर ये ट्रेड कंप्लीट हो सकता है। ऑलराइट। तीसरा और फाइनल चीज, अगर हम लोग को 100% से ज्यादा वाले ट्रेड्स लेने हैं, कि मेरे को एक स्टॉक में मैंने खरीदा है, मेरे को 100% तो चाहिए, उसके बीच में उसके नीचे मुझे बेचना ही नहीं है, तो फिर उसके लिए हम लोग सेटिंग यूज करेंगे 5 इयर्स, और फिर ये रेंज है ना उसको मंथली करेंगे, और मैं अपडेट चार्ट करूंगा। तो ये 5 साल की रेंज है, और हर एक जो कैंडल बनी है वो 1 महीने की कैंडल स्टिक है। ओके। तो इस चार्ट पे वही सेम एनालिसिस जो हम सीखेंगे आगे चल के, डिप बाय और ब्रेकआउट, वही सेम एनालिसिस का अगर आप यूज यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे हम लोग को 100% से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है एक 3 महीना प्लस के टाइम फ्रेम में। ओके। 5 ईयर से हम लोग ऑल डेटा में भी जा सकते हैं, और ये भी सेम भी रख सकते हैं। ओके। मगर एज ऑफ नाउ इनिशियली में अपन 5 ईयर्स रखना है। ओके। तो इस तरीके से ये 3 तरीके की चार्ट सेटिंग्स, 10 से 20% चाहिए तो डेली चार्ट पे करना है, 20 से 50% चाहिए तो वीकली चार्ट पे करना है, 100% ज्यादा चाहिए तो अगर मंथली चार्ट पे करना है। तो इस तरीके से ये अलग अलग चार्ट सेटिंग्स आप सेट कर चेंज कर सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी अध्ययन कर चुका हूं। अगर आप कोई पूछे कि महेश 3 महीना क्यों, 4 महीना क्यों नहीं, 6 महीना क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरी स्टडी हो चुकी है, मेरे 5 साल का डेटा मेरे पास में है, उसके बेसिस पे मैं ये सेट किया हूं। ओके। तो अगर आपको कुछ इसके अलावा कुछ और डिस्कवर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने ट्रेडिंग में उसका डाल सकते हैं। मगर एज ऑफ नाउ जो मेरी नॉलेज है वो एग्जैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, कि मैं क्या करता हूं, कि मैं इस तरीके से जब भी मेरे को स्विंग ट्रेड्स लेने हैं, तो मैं डेली चार्ट पे, 3 मंथ चार्ट पे, डेली कैंडल के हिसाब से उसके एनालिसिस करता हूं। अगर मुझे मल्टी बैगर ट्रेडिंग करना है, तो मैं मंथली चार्ट पे 5 इयर्स का टाइम फ्रेम रख के, या आगे चल के ऑल टाइम डेटा करके वहां पे मैं बाय करता हूं। ओके। ये हो गई चार्ट सेटिंग्स। इसके अलावा चार्ट सेटिंग्स में हम लोग और ये भी चीजें डालते हैं। हाँ, एक मिनट ना, जस्ट चेक करता हूँ इस तरह कवर करना है कि नेक्स्ट सेशन में कवर करना है। रोड मैप्स। ओके, इसमें क्या हो रहा है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो भी ऐड करेंगे इसमें। ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे, इसके अलावा वॉल्यूम तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडेड है, ये जो बार्स दिख रहे हैं ये वॉल्यूम के बार्स है। ओके। हम लोग, मैं कौन कौन से इंडिकेटर यूज करता हूँ वो अपन अगले सेशन में जानेंगे, मगर इस सेशन में ये वाली चीज यूज करता हूँ बाय डिफॉल्ट होती है। ये नीचे की तरफ ये RSI कुछ आ रहा है, वो मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों आ रहा है क्या मालूम, वो इसको निकाल देता हूँ मैं। अपने को सिर्फ वॉल्यूम की जरूरत है, वो बाय डिफॉल्ट रहेगा। इसके अलावा हम लोग को मूविंग एवरेजेस की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से ऐड करेंगे चार्ट पे सेटिंग्स के लिए, ये यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक टैब है। ओके। मूविंग एवरेज का यहाँ पे टैब है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट उसका 10 और 21 रहेगा। ओके। उसको चेंज करना है आपको, यहाँ पे उसके ऐसा रहेगा तो उसको चेक करना है। चेक करने के बाद में सिंपल एक्सपोनेंशियल आप चेंज कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट सब सिंपल रहेंगे पहला, और एक दो एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला 30 डालूंगा, सेकेंड वाला सिलेक्ट करूंगा, उसको 50 करूंगा, थर्ड वाला सिलेक्ट करूंगा, इसको 100 करूंगा, फोर्थ वाला सिलेक्ट करूंगा, इसको 200 करूंगा, फिफ्थ वाला सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं सिंपल से एक्सपोनेंशियल पे चेंज कर दूंगा, और इसको मैं 10 कर दूंगा। ओके।
और मैं अपडेट कर दूंगा। अगर मेरे को 5 डालना है तो इसमें से एक कुछ तो उड़ाना पड़ेगा, तो कभी कभी मैं 100 उड़ा देता हूँ। तो बट एनी 5 फॉर नाउ ये सेटिंग्स, मूविंग एवरेजेस की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो और ये वाला चार्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बार इस सेटिंग आपने सेव की ना, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने चार्ट समझा, मैंने बंद कर दिया इसको और मैंने वापस से ओपन किया, ठीक है, कोई भी रैंडम चार्ट भी ओपन किया, जस्ट डायल ओपन किया, तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं सब मूविंग एवरेज वैसे के वैसे है। मगर investing.com पे अगर आप ओपन करोगे तो एक बार बंद कर दिया चार्ट और आपकी सेटिंग चली जाएगी। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे तो भी आपको दिखा के रखता हूँ कि यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, किसी को कुछ प्रश्न होगा तो बाद में। तो एग्जाम्पल निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ मैं, क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में क्लिक करूंगा, फिर उसका टेक्निकल चार्ट खुल जाएगा। टेक्निकल चार्ट्स खुलने के बाद उसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, ये इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और फिर मैं इसको ये करूंगा, कैंडलस्टिक फॉर्मेट में करूंगा। अभी यहाँ पे मुझे अपने वॉल्यूम तो ऑलरेडी है नीचे, तो टेंशन नहीं है। अपने को चाहिए अभी से मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज करने के लिए माउस का राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करने के बाद में इंसर्ट इंडिकेटर पे आके लेफ्ट क्लिक करना है। यहाँ पे फिर ये आएगा विंडो, ये यहाँ पे आप टाइप कीजिए मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज नॉर्मल जैसे मैं 4 डाल के रख सकता हूँ, और मैं एक्सपोनेंशियल में डालता हूँ 6 तो 2। ओके, तो इस तरीके से आप सेटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। फिर इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये बीच वाला है फॉर्मेट, उसके ऊपर क्लिक करना है, उस पर जाके आपको मैन्युअली चेंज करना है 30। ओके, उसके बाद में दूसरा और मैन्युअली चेंज कर सकते हैं 50। और सबका कलर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा कलर चेंज कर दो उसका, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप उसे सेटिंग कर सकते हैं। मगर इसका प्रॉब्लम ये है कि एक बार आपने चार्ट बंद कर दिया तो वापस से आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे वैसा नहीं, आप लॉग इन हो नहीं हो कुछ नहीं, आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट की सेटिंग सेव हो जाती है। और इसलिए मैं एनालिसिस के लिए अपनी जो बेसिक एनालिसिस के लिए मैं सबसे पहले चार्टिंग का यूज करता हूँ। एडिशनल एनालिसिस के लिए मैं investing.com का यूज करता हूँ। एनीवे, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं चीजें, बट एज ऑफ नाउ चार्ट सेटिंग्स के अंदर इस तरीके से हम लोग ये चार्ट सेटिंग, बस इतनी ही चार्ट सेटिंग करनी है और कुछ भी हम लोगों को करना नहीं है। ओके, एकदम लाइफ सिंपल रखना है, सिंपल तरीके से अच्छा पैसा कमाना है। अभी हम लोग जानेंगे कैंडल स्टिक्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ओके, तो चार्ट सेटिंग तो हो गया, अभी कैंडल स्टिक क्या होती है वो पहले जान लेते हैं। ये हर एक कैंडल स्टिक ये बनी है, मैं इसको यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। मैं अपना व्हाइट बोर्ड लाता हूँ। कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ा जाता है वो पहले अपन देखते हैं। तो लेट्स से कैंडल स्टिक ना दो तरीके की होती है नॉर्मली। एक ऐसी वाली फर्स्ट टाइप की कैंडल स्टिक बताता हूँ मैं, ये और ये, इसको मैं कॉपी पेस्ट भी करता हूँ। कैंडल स्टिक का आकार ना कुछ ऐसा ही रहेगा हर टाइम। इसको एक तो ये जरा क्लीन करता हूँ इसमें। ठीक है, ये चार तरीके से दिखेंगे। इसको मैं बोलता हूँ जनरल कैंडलस्टिक्स। जनरल, जनरल नॉर्मल, आपको जो भी नाम देना है, नॉर्मल जो नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल। ओके, एक तो ये वाली कैंडलस्टिक बनेगी जहां पे दोनों तरफ ऊपर नीचे शेंडी है। ओके, ये वाली कैंडलस्टिक में सिर्फ नीचे की तरफ शेंडी है। ये वाली कैंडलस्टिक में ऊपर की तरफ शेंडी है, और ये वाली कैंडलस्टिक में शेंडी ही नहीं है। ओके, इस मैक्सिमम ये चार वेरिएशन आ सकते हैं जनरल कैंडलस्टिक्स में। ओके, तो इसमें ये हो गया फर्स्ट सेट ऑफ कैंडलस्टिक्स, नॉर्मल। सिमिलरली और एक फैमिली ऑफ कैंडलस्टिक्स है, वो अभी निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे हमें आपको। वो है कुछ ऐसा, कहाँ पे गया बैंड, सेम वैसा ही है और कुछ नहीं। इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट,
इसको यहाँ पे डालता हूँ। ओके, इसमें भी ऊपर का वाला निकाल देता हूँ एक का, इसमें नीचे का निकाल देता हूँ एक का। ऐसा रेयरली होता है मगर हो भी सकता है। ओके, ऐसा कुछ दिखते कहीं, ठीक है। स्पिनिंग टॉप्स। तो इस तरीके से ये ये जो कैंडलस्टिक्स है ना, इनको बोलते हैं, एक्चुअली टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इसको डोजी। ओके, तो चार्ट पे हम लोग को सिर्फ ये दो टाइप के कैंडलस्टिक पे अपने को फोकस रखना है। दो टाइप की कैंडलस्टिक को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक नॉर्मल कैंडलस्टिक और एक डोजी कैंडलस्टिक। डोजी कैंडलस्टिक की एक खासियत है, वो आगे चल के हम लोग ये वाली लास्ट पॉइंट में हम लोग कवर कर लेंगे, मगर एज ऑफ नाउ नॉलेज के लिए चार्ट पे सिर्फ दो टाइप के कैंडलस्टिक होंगे, एक होगी नॉर्मल और एक होगी डोजी। ओके, अभी कैंडलस्टिक को पढ़ा कैसे जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाक से। पहली बात तो एग्जाम्पल, अभी ये वाली जो कैंडलस्टिक बनी है, ओके, इसको मैं नीचे की तरफ लेता हूँ, और एक ये वाली जो कैंडलस्टिक बनी है, ठीक है, इसमें हाई यहां पे होगा, लो यहां पे होगा, ओपन यहां पे होगा, और क्लोज यहां पे होगा। ओके, हमेशा एक ड्यूरिंग एक सेशन में हमेशा सिर्फ एक चीज होती है, वो है, सॉरी, चार ही पॉइंट्स होते हैं कि एक प्राइस यहां पे खुला, दिन में यहां पे लो मारा, फिर हाई मारा, फिर क्लोज मारा। ओके, बस इतनी ही चीजें हो सकती है, उसके अलावा और अलग से कुछ भी चीजें नहीं हो सकती इसमें। ओके, और ये वाले कैंडलस्टिक का हम लोग कलर करेंगे ग्रीन। ओके, अभी हम लोग दूसरी कैंडलस्टिक निकालते हैं, इसको वापस में लेता हूं, इसको यहां पे रखता हूं। अभी ये दूसरी वाली कैंडलस्टिक है, उसका हम लोग कलर करेंगे रेड। ये रेड कलर की जब कैंडलस्टिक बनती है चार्ट पे, तभी इसका हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे ही होगा। इसमें से फर्क क्या आएगा मालूम है, ओपन है ना, ये ऊपर ऊपर रहेगा, और इसका क्लोज है ना यहां पे होगा। ओके, बस इतना ही फर्क है। हरा कैंडल मतलब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, और यानी ओपन 100 रुपए पे हुआ, क्लोज 200 रुपए पे आया, एग्जाम्पल बता रहा हूं। और रेड कैंडल जब बना, इसका मतलब क्या, 200 रुपए पे खुला और 100 रुपए पे बंद आया, एज सिंपल एज दैट। ओके, हरा कैंडल मतलब तेजी, लाल कैंडल मतलब ज्यादा करके मंदी। ओके, ये कभी कभी कलर्स अलग रहते हैं, एग्जांपल चार्टिंग इस पे ऊपर हरा और लाल है, इसके ऊपर आप देखोगे इनमें, इसके ऊपर व्हाइट और रेड है, तो व्हाइट भी ग्रीन ही है। ओके, मगर हमेशा हर चार्ट पे दो कलर होंगे, कभी कभी व्हाइट एंड ब्लैक होता है, व्हाइट एंड रेड होता है, ग्रीन एंड रेड होता है, मगर उसका कलर दो ही रहेंगे, बाइनरी कलर्स हो गए, तो इसका मतलब एक का मतलब तेजी, एक का मतलब मंदी। और तो इस तरीके से हर एक कैंडल को हम लोग पढ़ेंगे। और तो लेट्स से अगर एग्जांपल एक जस्ट डायल का चार्ट देख रहा हो, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल 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 नॉर्मल, डोजी 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 डोजी, ये डोजी डोजी, नॉर्मल नॉर्मल, डोजी डोजी, नॉर्मल। सो दैट्स इट, देख सकते हैं। अब हर एक चार्ट पे कोई भी चार्ट खोलेंगे, न्यू निफ्टी का भी ये चार्ट देखोगे, डोजी डोजी, नॉर्मल नॉर्मल, यहां से भी ये डोजी, नॉर्मल 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 नॉर्मल, बीच में डोजी, नॉर्मल डोजी नॉर्मल, बस इतना ही। ओके, तो सिंपल लाइफ रखना है, हर एक कैंडल को सिर्फ इधर नॉर्मल कैंडल बोलेंगे आप, या तो फिर डोजी कैंडल बोलेंगे, दिखने में ऐसे दिखेंगे, नॉर्मल कैंडल और डोजी कैंडल, ये चार वेरिएशन हर एक में आ सकता है। तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ में डिटेल में पढ़ना नहीं, इतना ही अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि हम लोग पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, बड़े 20 कैंडल का सेटअप देख के चेक करते हैं कि उसमें क्या वो कौन सा पैटर्न बनने वाला है, ना कि ये दो पैटर्न तीन पैटर्न का देखेंगे। ओके, तो बस ये होता है, इस तरीके से ये है कैंडलस्टिक्स और उसके टाइप्स। कैंडलस्टिक्स मतलब ये कैंडलस्टिक, उसके कैसा है, ये हाई लो होता है, और ये शेंडी जो है ना, उसको टेक्निकली हम लोग ये लोग विक बोलते हैं, WIC के। ओके,
आपको नाम टेक्निकल याद रखना है, टेक्निकल नाम याद रखिए। अगर शेंडी बोलना है शेंडी बोलिए, कुछ और बोलना है तो वो और बोलिए, टोटली आपके ऊपर है। ओके, सो तो इस तरीके से कैंडल का ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर रहता है, और इस तरीके से आप कैंडल को पढ़ा जाएगा। तो अगर आप लाइव कैंडल पे जाके चेक करोगे, दिखाओ मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हाई लो क्लोज यहाँ पे आ रहे हैं। मैं ये सब बाकी के उड़ा देता हूँ सब चीजें, तो ये चार्ट जरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब क्लिक कर मूव देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हाई लो आ रहा है, वो चेक कीजिए। ओपन 10,670 पे आया था, हाई मारा था 10,600, ऑलमोस्ट एक 3 पॉइंट का हाई मारा था। उसके बाद में लो 10,590 का था, और क्लोज ऑलमोस्ट 10,596 पे हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला कैंडोजी देखो, ओपन 1082 18 पे आया, फिर उसका हाई मारा उसने 10,929, लो मारा उसने 10,781, और क्लोज आया 10,801। यानी पूरे के पूरे हर कैंडल वो चार प्राइजेस कैप्चर कर रही है। अगर आपको इसको पढ़ने को नहीं आ रहा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हर एक कैंडल का होगा ओपन हाई लो क्लोज, उसको OHLC भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ओपन हाई लो क्लोज। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसको कैंडलस्टिक को पढ़ा जाता है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आगे चल के हम लोग जानेंगे कि अभी एक गैप्स क्या होता है। अभी हम लोग कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, चार्ट को, कैंडलस्टिक्स पे, चार्ट पे कैसे टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं वो देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे गैप्स क्या होता है। ओके, इसको मैं जरा मिनिमाइज करता हूँ, नया में पेंट नया एक खोलता हूँ। लेट्स से ऐसे कैंडल बन रही है। ओके, कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है, और सडनली एक ऐसी कैंडल बन जाती है। ओके, कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है। ओके, और उसके बाद में ऐसे कैंडल्स नीचे आते हैं, जो भी है। सिमिलरली लेट्स से ऐसे एक कैंडल बन रही है, ये एक सेटअप हो गया, और दूसरा सेटअप निकालता हूं मैं। यहाँ पे भी लेट्स से ऐसे कैंडल बन रही है, और फिर ऐसी कैंडल बन जाती है। ओके, तो ये जो बीच वाली जगह है ना, ये जो बीच वाली जो सफेद सी जगह बन चुकी है, इसको मैं उसमें डालता हूँ, उसको फिलर क्यों नहीं आ रहा है। ये जो बीच वाली जो हरी जगह बन चुकी है उसको गैप बोलते हैं। सिमिलरली ये जो बीच वाली जगह जो बनी है इसको गैप बोलते हैं। ओके, चार्ट्स पे कभी कभी ये गैप्स आ जाते हैं। ओके, लेट्स से अभी आप निफ्टी पे देख सकते हो, ये देखो ये वाला वाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए गैप है। ठीक है, तो ऐसा अब ये तो और बहुत सारे गैप्स अब सब जगह पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से जब गिरा, ये स्टॉक गिरते वक्त यहाँ पे गैप बना है, ऊपर चलते वक्त भी गैप्स बनते हैं सिमिलरली। ये देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे गैप्स बने, यहाँ से यहाँ पे गैप है, यहाँ से यहाँ पे गैप है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली नॉर्मल स्टॉक के चार्ट पे भी आपको गैप्स दिखेंगे। लेट्स से अगर मैं श्री लेदर्स, श्री लेदर, मैं 3 मंथ्स डेली पे जाता हूँ। यहाँ पे नहीं है, GKW, देखो यहाँ पे चार्ट्स पे गैप है ना, ये वाला गैप है यहाँ पे, ये वाला गैप है, जो भी गैप है, सो ऑल दिस आर, ये सब इसको गैप्स बोलते हैं। तो अभी गैप्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो पहले जान लेते हैं, और उसमें क्या इतना कुछ इतना बताने की जरूरत क्या है मुझे गैप्स के बारे में। ओके, गैप्स मतलब सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ गैप्स क्या है, जिस जहां पे कुछ भी ट्रेडिंग नहीं हुए, वहां पे प्राइस सडनली जंप आ रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और बिना ट्रेडिंग उसमें नहीं होने के कारण वहां पे एक बड़ा सा खड्डा बन जाता है, चार्ट पे गैप बन जाती है। ओके,
तो नॉर्मली क्या अपने अपने को समझ में है कि खड्डा बन गया तो खड्डा तो उसको बुझना तो जरूर है, राइट? तो मगर चार्ट्स में ऐसा होता है कि कोई कोई गैप भरती है और कोई कोई गैप नहीं भरती है। ओके, तो वो जानना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैप भर सकती है और कौन सी गैप भर नहीं सकती। क्योंकि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में क्या बोला जाता है कि समझिए स्टॉक भाग रहा है तो भाई ये भी गैप भरी है, ये भी गैप बनी है, तो स्टॉक यहां तक आएगा, तो मैं यहां तक मैं उसको बाय नहीं करूंगा, पहला वो गैप भरेगा नीचे की तरफ और फिर मैं यहाँ पे शायद उसको बाय करूं। मगर एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी स्टॉक यहाँ पे भी नहीं आता और ये ऊपर से बीच में से घूम के ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाता है और वो गैप भरती ही नहीं है। ओके, और या फिर दूसरी जगह पे अगर ये अपने को इसको स्टॉक्स को अपने टिप बाय स्ट्रेटेजी बाय करना है और ऐसे गैप्स बन रहे हैं चार्ट पे, तो चेक करना जरूरी है कि गैप किस वजह से बनी, क्योंकि अगर गैप भरेगी तो स्टॉक टूटेगा और नीचे की तरफ और बीच में से नहीं घूमेगा। तो इसलिए गैप्स किस कारणों के कारण बन रही है उसको जानना जरूरी है। अगर गैप एक टेक्निकल कारण के कारण बन रही है तो फिर गैप भर जाएगी, यानी स्टॉक उतना पूरा नीचे आके भर के ऊपर की तरफ चलेगा। अगर वो गैप नॉन टेक्निकल यानी फंडामेंटल कारणों के कारण बन रही है तो फिर वो गैप नहीं भरेगी। चांसेस है कि बहुत कम है चांसेस भरने का इमीडिएटली, तो एटलीस्ट। ओके, तो इन सिंपल भाषा वो ही गैप भरेगी जो टेक्निकल कारणों के कारण बनी है। टेक्निकल मतलब किसी ने कोई ने रिकमेंडेशन दे दिया, कोई बड़ा इन्वेस्टर आके बाय कर रहा है, उसकी न्यूज के कारण कोई दूसरे होके आके लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट उछाल मार रहा है इसलिए स्टॉक उछाल मार रहा है, तो ये सब टेक्निकल कारण है। ओके, और टेक्निकल कारणों के गैप्स भर जाते हैं। ओके, तो उनसे सावधान रहना है, उनसे जरा दूर रहना है। मगर एक स्टॉक में गैप एक फंडामेंटल कारणों के कारण बनी है, कि लेट्स से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी आ गई लेदर पे और स्टॉक भागना चालू हो गया, तो वो कारण एक फंडामेंटल कारण है। कंपनी ने कुछ लेट्स से बोनस अनाउंस किया, न्यूज अनाउंस, कुछ भी उनका टेक ओवर अनाउंस किया, कंपनी ने कुछ ऑर्डर अनाउंस किया, कंपनी ने कुछ उनके रिजल्ट्स अनाउंस किए, तो उसके कारण स्टॉक भागना चालू हो जाते हैं और गैप्स क्रिएट होते हैं और वो गैप्स भरते नहीं है, तो वो हो गए फंडामेंटल गैप्स। ओके, सो टेक्निकल गैप भरती है तो हम लोग को वेट करना है गैप भरने के लिए। फंडामेंटल गैप अगर रहेगी तो भरेगी नहीं। ओके, ये इस तरीके से हम लोग गैप्स को ट्रेड करेंगे। फंडामेंटल गैप है कि टेक्निकल गैप है, वो खड्डा किस कारणों के बना है वो हम लोग को चेक करना है। अभी आप पूछेंगे मैं इसे चेक कहाँ से करें? चेक करने के लिए आप दो जगह पे जाके चेक कर सकते हैं। एक तो बीएससी इंडिया के साइट पे जाइए और हम जो मेरे को जीकेडब्ल्यू में ट्रेड करना है। ओके, मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे मेरे को डिब्बा यानी मेरी डिब्बा स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं बोलूंगा मेरे को यहाँ पे कुछ डिब्बा दिख रहा है 794 पे, तो ये खड्डा तो नहीं ना भरेगा? ये भरेगा, तो उसके लिए मैं चेक करूंगा जाके भाई जीकेडब्ल्यू में कुछ आया था क्या न्यूज। तो न्यूज चेक करना है, जीकेडब्ल्यू का न्यूज चेक करने के लिए आप जाके देख सकते हैं बीएससी के साइट पे, क्या है उसका नाम, जीकेडब्ल्यू लिमिटेड, बीएससी पे नहीं है स्टॉक, मनी कंट्रोल पे देखते हैं, बीएससी पे नहीं तो मनी कंट्रोल पे चेक करेंगे जीकेडब्ल्यू। 504704 है ना, 504704 लिस्टेड नहीं है, सिर्फ एनएससी पे लिस्टेड है इन दिस केस। तो आप देख सकते हैं जीकेडब्ल्यू में मनी कंट्रोल पे या फिर बीएससी, सभी स्टॉक बीएससी पे लिस्टेड नहीं है इसलिए मैं वहां पे दिखा नहीं सकता, मगर एनएससी बीएससी इसका मनी कंट्रोल का एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। मनी कंट्रोल में आपको चेक करना है यहाँ पे आके अनाउंसमेंट्स में। ओके, और दूसरी जगह पे आप चेक करेंगे वो है कॉर्पोरेट एक्शन पे। ओके, यहाँ पे आके आपको चेक करना है कि ये कौन सा तारीख था जंप मारा है तारीख पे, तो मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, ये तारीख थी 26 अप्रैल, तो मैं 26 अप्रैल की न्यूज देखूंगा और 27 अप्रैल की न्यूज देखूंगा, क्योंकि शायद अगर वो न्यूज ड्यूरिंग द मार्केट आवर आए देंगे तो शायद जंप मारा होगा, या तो फिर उसके बाद में इसलिए जंप मारा होगा, देखना पड़ेगा जो भी है। तो इसे इवन मैं 25 जो अगर 26 का कैंडल बना है तो 24 सॉरी 25 26 और 27 3 दिनों की न्यूज चेक करूंगा। तो मैं चेक करूंगा कुछ था क्या यहाँ पे, कुछ नहीं है एक्चुअली में।
अप्रैल में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है इसमें। तो ये एक्चुअल में जो गैप बनी है ये टेक्निकल कारणों के कारण बनी है जो अपने को मालूम ही नहीं है। ओके, तो चांसेस है एक्चुअली ये गैप्स भरने के। हालांकि यहाँ पे ये उसने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से बाउंस हुआ है, मगर मेरे को इस स्टॉक में अगर ट्रेड करना होता तो मैं बड़े कैपिटल के साथ बिल्कुल नहीं ट्रेड करता। ओके, सिर्फ टेक्निकल ट्रेड के हिसाब से इसको लेता मैं। ओके, चांसेस है कि पूरी की पूरी चांसेस से गैप्स भर जाए। ऑलराइट, लेट्स से दूसरा एग्जांपल है एलटीटीएस। ओके, जैसे एलटीटीएस में आप अगर आप देखोगे चार्ट्स पे, लास्ट महीने में, लास्ट क्वार्टर में मैंने इसमें ट्रेड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप बनी है। ठीक है? ये वाली गैप देखिए अभी भी भरी नहीं है, अभी भी भरी नहीं है गैप। ये गैप किस कारणों के कारण बनी है? तो अगर आपको देखना है तो आप जाके और इसमें चेक करूंगा ये तारीख कौन सी है। मैं बोलूंगा ये का 23 जनवरी की तारीख है। तो मेरे को जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मैं, एलटीटीएस इस पे है, एलटीटीएस में चेक करूंगा और देखूंगा कि इनके इसमें कुछ आया है क्या। तो मैं इसमें मोर पे जाके क्लिक कर सकते देख सकता हूँ और मैं उस तारीख पे जाऊंगा जनवरी के। तो 18, 19, 23 जनवरी को उनका रिजल्ट आया था। तो उसके टेक्निकल, उसका मेन यानी फंडामेंटल कारण के कारण वो स्टॉक बढ़ा है, तो इसलिए वो गैप नहीं भरा है अभी तक। ओके, सिमिलरली आप मनी कंट्रोल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ चेक करना है वो 3 तारीख को, पिछले कैंडल के पिछले दिन, कैंडल के दिन और कैंडल के नेक्स्ट दिन कि वो गैप भरी हुआ है। ओके, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। ये इतना ही रॉकेट ये यूज करना है और कुछ भी बाकी रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ऑलराइट, और इस सिर्फ ये अनाउंसमेंट सेक्शन में आके चेक करने से आपको समझ में आएगा कि ये खड्डा भरने वाला है कि नहीं भरने वाला। चांसेस भरने के ज्यादा है अगर उसमें टेक्निकल रीजन है, चांसेस भरने के कम है अगर वो फंडामेंटल कारणों के कारण है। फंडामेंटल कारण कुछ भी हो सकता है, मगर वो अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। ये वो नहीं तो कमेंट सेक्शन में मत देखिए दूसरे ने कुछ बताया, एनालिस्ट ने बताया, नहीं। फंडामेंटल जो कंपनी अनाउंसमेंट करती है उसको हम लोग फंडामेंटल न्यूज बोलेंगे। ओके, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक गैप्स का उपयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है गैप्स, हमेशा हमारे जो टेक्निकल पैटर्न जो यूज करते हैं हम लोग डिप में, वहां पे ऐसे गैप्स दिखेंगे हमेशा आपको। जो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से गैप में ट्रेड करना है। अगर ट्रेड भी करना है और जिसमें न्यूज भी नहीं हो तो फिर वो टेक्निकल ट्रेड हो जाता है। तो उस स्टेज में मेरा मनी मैनेजमेंट कम होता है। पैसा अगर मेरे को अगर 1 लाख रुपए लगाना होगा तो मैं वहां पे शायद सिर्फ 20-25 हजार रुपए लगा दूं। ओके, तो वो ध्यान में रखिए। तो ये हो गया गैप्स, एकदम सिंपल भाषा में। अभी हम लोग जानते हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ऑलराइट, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, नया एक वापस खोलते हैं। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को मैं स्ट्रक्चर भी बोलता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर या तो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वन एंड द सेम है मेरे लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है पहले हम जान लेते हैं। सो मार्केट कुछ ऐसा जाएगा, फिर उसके बीच में ऐसा कुछ तो करना चालू करेगा। ओके, लेट्स से ये 100 रुपए का लेवल है और लेट्स से ये 50 रुपए का लेवल है। ओके, जब मैं ये लाइन निकालूंगा ना यहाँ पे, ये वाली लाइन, इसको जरा लाल करते हैं। ये लाल वाली लाइन निकालूंगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस लाइन। ओके, रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लाइन या फिर रेजिस्टेंस लेवल। सिमिलरली अभी ये दूसरी जो लाइन निकालूंगा मैं यहाँ पे, ये लाइन जो निकाली है मैंने, इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट लाइन। ओके, और ये लाइंस निकालने के लिए कम से कम वहां पे आके वो स्टॉक 2 बार घूमना चाहिए। ओके, यानी रेजिस्टेंस लाइन बनने के लिए ये फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, अब मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। सपोर्ट लाइन बनने के लिए ये टाइम फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच हुआ, 2 टाइम टच हुआ, ये अपना सपोर्ट लाइन बन गया। ओके, तो इस तरीके से
ये जो दो टाइम बनने के बाद में जो उसके ऊपर जो हम लाइन खींच सकते हैं, उसको हम लोग ऊपर की तरफ जाते हो उसको रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, नीचे की तरफ स्टॉक आते हो उसको सपोर्ट लाइन बोलेंगे। अब इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है लाइंस का? इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली साइकोलॉजी क्या है मार्केट की, ये देखिए समझो किसी ने 50 रुपए बाय किया, ये समझो यहाँ पे डिलीट करता हूं मैं, समझो किसी ने यहाँ पे किसी ने बाय किया 50 रुपए पे, उसने आके 100 रुपए बेच दिया। ओके, 100 रुपए पे बेचने के बाद वापिस सेलिंग आ गई स्टॉक में और वापिस 50 रुपए पे आया। तो भाई जिस बंदे ने, ओके जैसे बंदा इसको बंदा जिस ये बंदे ने जिसने 50 रुपए बाई किया है, वो बोलेगा चलो भाई यहाँ पे वापस 50 रुपए पे आया है, लास्ट टाइम मैंने 50 से 100 रुपए बेचा था, अभी मेरे को वापस यहाँ पे 50 रुपए मिल रहा है तो मैं इसको ले लूं। तो फिर ये बंदा जो है वापस से यहाँ पे बाइंग करेगा। तो उससे क्या होगा कि उसको स्टॉक को सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो पिछले जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसा कमाया था, उनकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग थी कि उन्होंने यहाँ पे इस लेवल पे पैसा बनाया था, इसलिए वापस आके यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। और इसलिए स्टॉक अभी गिरना रुक गया है कि ज्यादा से ज्यादा बायर्स आ चुके हैं और यहाँ पे उसके स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है कि उनको लग रहा है कि ये भाव बहुत अच्छा है, इससे नीचे नहीं जा सकता, या फिर मेरे को डिस्काउंट में मिल रहा है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पे वो 50 रुपए में बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद में वापिस वो स्टॉक ऊपर की तरफ चलना चालू करता है। ऊपर की तरफ चलने के बाद में वापिस ये बंदा बोलता है चलो भाई मैंने 100 रुपए बेचा था, अभी मैं खुश हूं, मैं 100 रुपए बेचता हूँ। अब ये तो बेचेगा ही बेचेगा, उसके साथ में और एक शाना बंदा था जिसने यहाँ पे उसको खरीदा था, लाल वाले बंदे ने। वो बोलेगा अबे अरे यार मैं 50 से 100 रुपए से 50 रुपए स्टॉक गया था, मैं पैसा लटका था, अभी वापस 100 रुपए पे आएगा, चलो मैं इस स्टॉक में से निकल जाता हूँ, कल्टी मार लेता हूँ। तो वो भी सेलिंग यहाँ पे करेगा। यानी दो बंदे करेंगे, एक तो ये नीला वाला भी करेगा, लाल वाला भी बंदा करेगा, दोनों भी सेलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए इमीडिएटली ये इसको क्योंकि 100 रुपए पिछले टाइम 100 रुपए से घुमा था, इस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी लोगों की सेलिंग की तादाद बढ़ जाती है। सेम थिंग वापस वही लेवल आएगा तो वापस वो लेवल पे वापस यही बंदा आएगा, सेम और स्टोरी रिपीट होती जाती है। इस तरीके से सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों का एक कन्विक्शन बन जाता है कि भाई ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पे आके स्टॉक रुक सकता है, मैं यहाँ पे आके पैसा कमा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आके मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ओके, इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जहां पे आके स्टॉक रुकता है उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, जहां पे आके रुकता है ऊपर की तरफ उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जहां पे नीचे गिरते वक्त स्टॉक आके रुकता है उसको सपोर्ट लेवल बोलेंगे। ओके, अभी इसमें और एक चीज है, लोगों को लगता है, नॉर्मली लोगों का मार्केट में समझ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ हॉरिजॉन्टल होते हैं। ओके, इसको स्ट्रक्चर बोलता हूं मैं। अगर आप निफ्टी, जिसने ऑलरेडी वीडियोस देखे मैंने निफ्टी एनालिसिस का, या फिर देख पढ़ते होंगे तो फिर उनको मालूम है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैं सपोर्ट स्ट्रक्चर बोलता हूँ। ये स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कॉलम, राइट, वैसे ही रहते हैं ना कॉलम्स, एकदम हॉरिजॉन्टल रहते हैं। सो इसलिए इनको मैं स्ट्रक्चर बोलता हूँ। बट लोगों को नॉर्मली लगता है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना सिर्फ ऐसे ही होनी चाहिए, नहीं, ये गलत है। रेजिस्टेंस लेवल ऐसा भी हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल ऐसा भी हो सकता है, सिमिलरली सपोर्ट लेवल भी ऐसा भी हो सकता है, और सपोर्ट लेवल ऐसा भी हो सकता है। ये तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। ओके, मैं अभी इसको एग्जांपल निकाल के दिखाता हूं आपको। अभी आप बोलेंगे बढ़ती हुई रेजिस्टेंस लेवल कैसा हो सकता है, लेट्स से अगर इसको मैं ब्लू करता हूँ, लेट्स से ये रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। आप बोलेंगे मैच तो ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल कैसा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल कब बनेगा, जब ये स्टॉक ऐसा कुछ तो आ रहा है, ऐसा कुछ तो आ रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है, नीचे आ रहा है, हिट हो रहा है, नीचे आ रहा है, हिट हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। हालांकि स्टॉक बढ़ रहा है मगर यहाँ पे आके रुक रहा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ओके, सिमिलरली सपोर्ट लेवल का यहाँ पे लाइन में निकाल सकता हूँ अभी, ये सपोर्ट लेवल की लाइन हो गई। ओके, सेम वे द अदर वे अराउंड ऑल्सो, रेजिस्टेंस लेवल ऐसा भी हो सकता है, सपोर्ट लेवल ऐसा भी हो सकता है, और रेजिस्टेंस लेवल ऐसा भी हो सकता है। क्यों? कि लेट्स से अगर ये कोई स्टॉक है जो कुछ ऐसा कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे आ रहा है,
ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, बार बार वही लेवल्स पे आके रुक रहा है। तो आप देख सकते हैं वापस स्लांटिंग भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। और सेम थिंग जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल, और इसके बीच में वो स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो तीनों तरफ से जो भी आप ड्रॉ करेंगे लाइन का एंगल से मतलब नहीं है, जब तक वो ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक और वहां पे आके रुक रहा है तो समझने का वो रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ आके आकर टच कर रहे हो और वहां पे रुक रहा है तो उसको सपोर्ट लेवल। ओके, तो इनको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या तो फिर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन को ही बोलेंगे, पर ओवरऑल ये दो लाइंस का कमाल से ही हम लोग पैसा कमाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की हम लोग जब आगे वाले सेशन में जब ट्रेंड लाइन के बारे में सीखोगे, ये जो निकाल रहा हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन वो एक्चुअली ट्रेंड लाइंस है। तो आने वाले सेशन में वो सीखेंगे, मगर एज ऑफ नाउ इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑलराइट, प्रीटी सिंपल। अभी फाइनल पॉइंट जो मुझे कवर करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डोजी। आपने डोजी का ऑलरेडी स्टडी किया है राइट, यहाँ पे ये सब डोजी दिख रहे हो। अब ये डोजी कैंडल अपने एनालिसिस में क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जो भी डोजी जिसको समझ में आ रहा है वो मार्केट का एग्जैक्ट टॉप, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टॉप, कोई भी एग्जैक्ट नहीं पकड़ सकता है बट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टॉप या फिर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट बॉटम मार्केट का पकड़ या फिर स्टॉक का पकड़ सकता है। तो ये डोजी कैंडल आप बोल सकते हैं आपके तुरुप का इक्का है, जो आपको एक्चुअल में एग्जैक्ट बॉटम फिशिंग को और एग्जैक्ट टॉप पकड़ने की मदद कर सकता है। अब ये डोजी को इसलिए उसका अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पे बन रही है, और वही डोजी को हम लोग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देंगे जब वो बनेगी। ठीक है, तो अभी आप लोग डोजी के बारे में, अभी इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। वापिस मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूं, मेरा रेजिस्टेंस लाइन, और मैं एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन निकालता हूं। ओके, और इसके बीच में वो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट आके यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो रहा है। ओके, और ये सब कैंडल स्टिक्स है। ओके, मैं कैंडल स्टिक निकाल रहा नहीं, बट निकाल के दिखाता हूँ। ये कैंडल स्टिक बनी है, ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो ये नॉर्मल कैंडल, ऑब्वियसली इसमें आपको देखिए नॉर्मल कैंडल बनेगी, डोजी कैंडल बनेगी, नॉर्मल कैंडल बनेगी, डोजी कैंडल बनेगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो डोजी बीच में भी बन सकती है, और डोजी, डोजी को मैं स्टार करके निकालता हूँ, इसको डोजी समझो। के मैं उसको निकालता हूँ जरा, समझो। डोजी यहाँ पे भी बन सकती है, कुछ अलग कलर डालते हैं, ग्रीन कलर का, चलो। डोजी यहाँ पे भी बन सकती है, डोजी यहाँ पे भी बन सकते हैं, डोजी यहाँ पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं। तो हर जगह पे डोजी बन सकती है। ओके, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण डोजी कौन से है वो हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, किसको, कहां से डोजी मार्केट घूम सकता है, कि डोजी क्या बताता है, पहले डोजी कैंडल क्या है पहले वो जान लेते हैं। डोजी कैंडल जब मार्केट में आता है ना, तो वो दर्शाता है कि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। मंदी वालों को समझ में नहीं आ रहा कि भाई मंदी करे तो भी कितना करें, और तेजी वालों को भी समझ में आ रहा है कि तेजी करे तो कितना करें, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस 100 रुपए में खुल रही है, 105 पे गई, वापस से सेलिंग आ गई, और नीचे 95 पे गई, वापस से बाइंग आई। एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट जो 100 रुपए था, शायद 101 या फिर कभी कभी तो 100 रुपए पे ही बंद आता है। मगर ये जो बीच वाली जो बॉडी होती है ना, ये डिफरेंस, जैसे यहाँ पे समझो 5 रुपए का डिफरेंस होगा, यहाँ पे मुश्किल से 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो मतलब इतना कंफ्यूजन था मार्केट में कि इतना सब बुल्स और बेयर्स के बीच में इतनी मारामारी हुई ऊपर नीचे प्राइस को लेके, कि हमारे एंड में जहां पे खुला था ऑलमोस्ट वहां पे ही बंद आया। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है, कौन से डायरेक्शन में स्टॉक को लेके जाए, कौन से डायरेक्शन में हम लोग वोटिंग करें, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और तब ये डोजी बन जाती है। यानी डोजी जब भी आते हैं तो दर्शाता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन के बाद में एक्चुअली नेक्स्ट डे से मार्केट को क्लैरिटी मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है। इसलिए डोजी को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन के बाद में हमेशा
एक नया सूर्योदय होता है और वहां से नए दिन की शुरुआत होती है, ऐसा आप सब बोल सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली डोजी हर जगह पे बनेगी, इसका मतलब हर जगह पे कंफ्यूजन है, मगर वहां से मार्केट घूमेगा नहीं। तो मार्केट घूमेगा कहाँ से? मार्केट तभी वहां से घूमने के चांसेस है जहां पे अगर डोजी अगर एक सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस लेवल पे पास बनेगी, तो ही वहां से मार्केट घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन सिंपल भाषा में, अगर डोजी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है, वही डोजी को हम लोग को इंपॉर्टेंस देना है, बीच वाले डोजी को बिल्कुल भी भाव देना नहीं है। ओके, तो इसलिए जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे चार्ट्स पे अलग अलग तरीकों से, अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डोजी बनती है तो समझने का भाई यहां से मार्केट घूमने वाला है। ऊपर की तरफ बनती है तो नीचे की तरफ घूमने वाला है, नीचे की तरफ बनती है तो ऊपर की तरफ घूमने वाला है। ओके, रिसेंट लाइव एग्जांपल, रिसेंट लाइव एग्जांपल देखो, ये क्या है? डोजी है ना, इसमें एक तरह की इसकी शेंडी जरा जो लंबी है, तो इसको डोजी है। रेजिस्टेंस पे आके डोजी बन गए। सुबह आया, न्यूज आया राइट, कि जो भी है बीजेपी जीत रही है या बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, उसके बाद न्यूज आया कि नहीं, कांग्रेस और जेडीयू आके जेडीएस में आके गवर्नमेंट बना रही है, इसलिए डोजी बन गया। मार्केट में कंफ्यूजन करेंगे तो क्या करेंगे, कौन बना है सरकार, मार्केट को कुछ भी मालूम नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए डोजी बन गए। और डोजी बनी भी कहाँ पे? ये भी इसके पहले भी एक दिन डोजी बनी थी, और ये सब डोजी बन रहे हैं कहाँ पे? रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहे हैं। आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल आएगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल पे जब डोजी बनती है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट भाव देना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो डोजी बनी है, ओके, ये डोजी जो बनी थी यहाँ पे सपोर्ट लेवल था। ओके, यहाँ पे देख ऑलमोस्ट हर जगह पे देख, यहाँ पे डोजी टॉप हुआ, यहाँ पे भी और डोजी टॉपिंग चालू हो गया, बीच में भी डोजी बन रहे हैं, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। तो जहां पे भी आपको टेक्निकली पहला सपोर्ट दिख रहा है या फिर रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके साथ में अगर डोजी बन रही है तो बहुत उसको इंपॉर्टेंस देना है कि भाई यहाँ से मार्केट घूम सकता है, जो भी डायरेक्शन में है वो। ओके, इसमें और एक एडिशनल चीज मैं बताता हूं कि नॉर्मली मैं कौन से डोजेस को भाव देता हूं कि एक बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में अगर डोजी बनती है तो उसको भाव दूंगा। अगर मेरे पास दो चार्ट है, एक समझो यही सेम टाइम फ्रेम है और दूसरा कुछ ऐसा है कि यहाँ पे डोजी बन रही है, तो इसको मैं ज्यादा भाव दूंगा, इसको जरा कम दूंगा भाव। ठीक है, जो बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में डोजी बन रही है तो शायद चेंज ऑफ ट्रेंड है। ओके, तो ये एक चीज है। तो आप इसको लॉन्गर द ट्रेंड लाइन जो अपने आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे, लॉन्ग ये सब ट्रेंड लाइन रूल्स एंड एक्सेट्रा, उसमें सेम ये सब चीजें आ जाती है। ओके, बड़े प्राइस एक्शन के बाद में। ओके, तो इस तरीके से डोजी का हम लोग उपयोग करेंगे समझने के लिए भाई टॉप कहाँ पे है और बॉटम कहाँ पे है। तो इस तरीके से निफ्टी एनालिसिस हो या फिर स्टॉक के एनालिसिस हो, आपको एग्जाम्पल में और एक स्टॉक बता दो जहां पे मैंने उसका एग्जैक्ट, जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता है स्टॉक, उसने बहुत पैसा कमाया था इसलिए मुझे याद है, वेदांता नाम का स्टॉक है। उसको मैं अगर मंथली डेटा पे जाके दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक डोजी बनी थी, इसको इसको मैं 200-300 रुपए से दिख रहा था, मैंने स्टॉक को एग्जैक्ट 64 रुपए पे एग्जैक्ट बॉटम पे बाय किया था। 58 सॉरी 62 पे बाय किया, 58 का लो बैठा था और मैंने वहां पे बाय किया था। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने यहाँ से यू टर्न, यहाँ से वो स्टॉक बाय, जिसने भी बाय किया और जिसने भी होल्ड किया, बहुत सारे मेंटीज ने एक्चुअली होल्ड भी किया था, तो उन्होंने उन्होंने अभी भी होल्ड किए थे तो 500% गेन्स। जस्ट क्यों? डोजी आइडेंटिफाई किया सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल क्या था, ऑल डेटा पे जाके दिखाऊं मैं, तो फिर प्रीवियस टाइम का भी सपोर्ट यहाँ पे आ रहा था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे आ रहा था। देखिए परफेक्ट टच आया और डोजी यहाँ पे आके रुक गया। ओके, इस तरीके से सिमिलरली ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं, अगर मैं वापस इसको 5 मंथ्स पे जाके दिखाऊं आपको, डोजी मार्केट आ रहा है नीचे, डोजी स्टॉक नीचे आ रहा है, सिंपल। वापस कहां पे? रेजिस्टेंस लेवल पे ही बन रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस लेवल के भी सेकंड डोजी बनी, यहां से घूम रहा है अभी। यहाँ पे बाय करने की जरूरत ही नहीं, वापस जहाँ पे नीचे जब आएगा, जहां पे भी नीचे आएगा तभी हम बाय करेंगे। इस तरीके से डोजी का महत्व इतना इंपॉर्टेंस है कि एग्जैक्ट टॉप्स और एग्जैक्ट बॉटम्स प्रेडिक्ट करने में बहुत मदद करता है, मगर वो किस पे आना चाहिए? एक रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल पे बनेगा, वही डोजी को हम लोग
अहमियत देंगे, और सेकेंडली बहुत लंबे टाइम के बाद बन रहा है या फिर लंबे प्राइस एक्शन के बाद बन रहा है, तो उन उन डोजीज को ही आप प्रेफरेंस दीजिए। ओके, तो इस तरीके से आज के सेशन में मैंने कंप्लीट किया है टेक्निकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन, चार्ट की सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, कैंडल स्टिक्स और उसके टाइप्स क्या है, गैप्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल गैप को ही हम लोग को भरेगी नहीं, टेक्निकल गैप भरने के चांसेस ज्यादा है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तीनों तरीके से तीनों डायरेक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और फाइनली डोजी का कैसा हम लोग इंपॉर्टेंस यूज करना है एग्जैक्ट बॉटम फिशिंग के लिए या फिर एग्जैक्ट टॉप फाइंड करने के लिए निफ्टी के और जो भी है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ताकि ओवरऑल हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं फायदा कर सके और कम से कम नीचे की तरफ डाउन साइड देख सके। ऑलराइट, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ